मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये पैसों में बुलाए गए लोग नहीं, ये वो लोग हैं जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके आए हैं, और इन्होंने ये जो प्रोग्राम कराया है ये भी अपनी जेब से कराया। एक मंच से लेके जो है ये पूरे ईमानदारी का पैसा, दलाली का पैसा नहीं है। और क्योंकि हमारे संघर्ष की शुरुआत है और ये संघर्ष जो है अभी शुरू हुआ है भीम आर्मी के माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 साल के अंदर यहाँ विपक्ष तो घर बैठा हुआ था, विपक्ष की भूमिका अदा की, और जब भी शोषित वंचित समाज के लोगों पर अत्याचार हुए, जुर्म जाती हुई है या उनके अधिकार चाहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा या सरकार द्वारा छीनने का प्रयास किया गया है, आंदोलन करके चाहे 2 अप्रैल का दिन हो या 23 फरवरी का दिन हो या कोई अन्य दिन हो, या वो कोई दिन ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जब अन्याय जुर्म जाती नहीं होती तो भीम आर्मी के लोग सड़क से लेके और धूप, बारिश, ठंड, गर्मी में मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, पैदल, बस से, और चाहे दिल्ली में आंदोलन हो या पूरे देश में कहीं आंदोलन, उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी भूमिका लोकतंत्र में मजबूत करते हैं, जागरूक व्यक्ति होने के, संविधान के सुरक्षा कवच होने के। तो मैं बारंबार आभार प्रकट करता हूं भीम आर्मी के नौजवानों का कि आपकी वजह से हम हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग जिम्मेदार हैं माइक क्या तो ठीक कर दो यार, बार बार डिस्टर्ब करेगा तो खराब हो जाएगा। तो तुमको तो पैसे पूरे मिले होंगे, फिर ये तुम्हारा कर रहा है, कार वाला दे दीजिए, कार वाला। तुम्हारे पैसे जो बाकी है वो भी मिल जाएंगे, मगर ऐसा मत करो यार, है? ये भीम आर्मी के लोग ईमानदार हैं, ऐसी बात नहीं है। हेलो, चलो मैं प्रयास करता हूँ कि डिस्टर्ब ना हो बार बार। वो लाओ जो उसकी बैटरी नहीं डाल लो ना यार, इतने भी जो है। अच्छा चलो छोड़ दो, चलो चलो अभी ये मजबूरी होगी कि यहाँ रहना पड़ेगा। तो मैं जो बात आपसे कह रहा था वो बात इसलिए सुननी जरूरी है क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मैं आपका जोश देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जोश बहुत जरूरी है, लेकिन जोश के साथ होश भी रखना है। जिस तरह से पिछले 5 साल में आपने सड़क से लेके चाहे उत्तर प्रदेश या दिल्ली और संघर्ष किया है, अब उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का समय आ गया। वो संघर्ष जिसमें हमारे नौजवानों ने, चाहे अंबेडकर नगर के हों या उत्तर प्रदेश में किसी जिले के हों, आज भी गाजीपुर के हमारे 5 जिम्मेदार लोग जो हैं वो जेल में, आपको जानकारी है। 5 लोग जो हैं हमारे पदाधिकारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सरकार के दबाव में बंद कर दिए गए जेल में। उनको लगता है कि जेलों में बंद करके हम इनको जो है कमजोर कर सकते हैं। इनको ये नहीं पता इस निकम्मी सरकार को कि जेलों में तो क्रांतिकारी रहते हैं और क्रांतिकारियों के लिए जेल गहना होती है, और जिनका इतिहास ही जो है कुर्बानी का हो, उनको जेल क्या बिगाड़ सकती है। जिन्होंने अपने दम पे इस देश में 2 अप्रैल जैसा आंदोलन किया हो, पूरे भारत को बंद करके ये साबित किया हो कि जिस दिन हम सड़क पर उतरेंगे तो इतिहास बदल देंगे, और जिस दिन हम लोग सरकार में बैठेंगे तो भी इतिहास बदल देंगे। उन लोगों को बताओ मुकदमों जेल से डराने चले, ये तो खिलौने। ये तो जिस दिन हमारी सरकार आएगी एक कलम से सारे मुकदमे खारिज कर देंगे हम सारे लोग। और जिन लोगों ने मुकदमे करे हैं ना, जिन लोगों ने मुकदमे करे उनका भी एक कलम से इलाज कर देंगे। हम तो जानते हैं कौन किसे, कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है, समझ रहे हैं ना। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला संविधान लिखने का, तो वो कलम के बदौलत तो वो जो अधिकार आपको दिए। अब ये कलम की ताकत मैं इसलिए चाहता हूं कि आप इस पे गौर करें कि आप सड़क पर तो संघर्ष करते हैं, आंदोलन तो करते हैं, तमाम तरह की मुसीबतें तो सहते हैं, लेकिन अपने लोगों को इससे दे क्या सकते हैं। अभी हम दूसरी लाइन में खड़े, कैसे कि जब कोई घटना होती है तब हम उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, सरकार कोई गलत कानून बना देती है तब उसके खिलाफ जाते हैं। अब मुझे लगता है कि शोषित वंचित समाज को भी नीति बनाने वाला, कानून बनाने वाला समाज बनना चाहिए। अगर इस समाज को, इस शोषित समाज को ये अधिकार मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये गरीबों का भला कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कभी अमीर घरों में गरीबों का भला कर सकते हैं क्या? इस देश में जो गैर बराबरी है, आज इस देश का किसान हाशिए पे है, और मैं अपने लोगों को समझा रहा हूं कि किसान इसलिए हाशिए पे है क्योंकि सरकार किसानों की हिस्सेदारी छीन के पूंजीपतियों को देना चाहती है, लेकिन किसान संघर्ष कर रहे हैं और सरकार इनको समझा रही है कि किसान गलत है। अब आप मुझे बताइए, मेरी आवाज कानों तक आ रही होगी, छोड़ दो, ऐसे आपस में मत करो और मुझे सुनो। इसमें वीडियो से कुछ नहीं होगा, बंद करो। तुम जो कैब वाले छोटे भाई हो, बंद करो इसको। अभी तक हमारी तरफ देखो, ये कैब क्यों लगाई है? बचाव के लिए ना, तो बचाव का तरीका ही बता रहे हैं।
तो सरकार के लोग ये समझाने में तुले हैं और मीडिया के लोग कि सरकार जो कानून लाई है वो बहुत अच्छा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 60 साल से जो किसानी कर रहे हैं उनको ज्यादा पता है या उन लोगों को पता है जिन्होंने कभी खेत में पैर भी नहीं रखा? किनको ज्यादा पता है? तो जो लोग अन्याय अत्याचार सह रहे हैं हमें ज्यादा पता है कौन सरकार अच्छी है या उन लोगों को जो मीडिया से प्रचार कर रहे हैं? हमें पता है कि हमारा भला वही लोग कर सकते हैं जो हमारे बीच के हैं और जो हमारे दुख दर्द को समझते हैं, जिन्होंने वो दुख दर्द क्या तो झेला हो या उस दुख दर्द से वो होकर निकले। अगर वो व्यक्ति हमारे बीच का आदमी वहां जाएगा तो मुझे लगता है कि आपका भला हो सकता है। पूंजीपति आपका भला कभी नहीं कर सकते हैं। अगर पूंजीपति आपका भला कर सकते तो इस देश में गैर बराबरी कभी होती नहीं। समझ रहे? भारतीय संविधान में सबको बराबरी के अधिकार है। क्या आपको बराबरी के अधिकार आज तक मिले? क्या जो ये अन्याय, जुल्म, जातिगत अत्याचार होते हैं, धार्मिक अत्याचार होते हैं, सांप्रदायिक अत्याचार होते हैं, क्या ये किसी भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है या ये सरकार जुल्म जाति हमारे साथ जानबूझ के करा रही? ये सरकार हमारे साथ इसलिए करा रही है क्योंकि जिस दिन ये टुकड़ों में बटा बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा और ये सत्ता में आ जाएगा, जब इनको अन्य समस्या नहीं रहेगी तो ये अपने हक के लिए लड़ेगा, ये सवाल करेगा, ये अपनी हिस्सेदारी मांगेगा। जिस दिन ये अपनी हिस्सेदारी मांगेगा तो जो लोग हमारा हक छीन के बैठे हुए हैं उनको हिसाब देना पड़ेगा, और जब उनको हिसाब देना पड़ेगा तो उन्होंने जो हमारा दबाया है वो छिन जाएगा। मैं इनको साधारण शब्दों में आपको समझाता हूं कि किसी की 1 बीघा जमीन है किसी गरीब आदमी की, और उसकी 1 बीघा की जमीन को आधी किसी ने दबा ली। अगर वो किसान, वो गरीब आदमी अपनी आधी बीघा जमीन छुड़ाएगा तो उससे वो जो जिसने दबाई है वो प्रयास तो करेगा ना रोकने के। वो पुलिस के पास जाएगा, पैसे देगा, तमाम तरह के सरकार के लाभ लेगा और कोशिश करेगा कि गरीब आदमी को ही निपटा दिया जाए। ना गरीब आदमी रहेगा ना जमीन रहेगी। समझ रहे हैं? तो सच ये है कि आपका अगर पेट भर जाएगा, आपकी अगर दैनिक समस्याएं दूर हो जाएंगी तो आप सवाल करोगे तो हक की बात पैदा होगी, और हक की बात पैदा होगी तो पूंजीपतियों से, दलालों से बहुत सारी चीजें छिन जाएंगी और सरकार को ये नहीं चाहिए क्योंकि आपका पेट भर जाए। मैं आपको लोकतंत्र समझाना चाहता हूं, लोकतंत्र क्या होता है। नौजवान मेरी बात पे बड़ा गौर करें। लोकतंत्र इसलिए बनाया गया था कि अंतिम व्यक्ति को भी वो अधिकार मिले जो एक अमीर को मिलते हैं, वो एक गरीब को भी अधिकार मिले, इसलिए लोकतंत्र बनाया गया। और लोकतंत्र की नींव ये थी कि एक सिस्टम बना दिया जाए जिसमें कड़ी दर कड़ी जो है चीजें आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंच जाए। इसलिए प्रशासन बना, इसलिए मीडिया बनी, इसलिए सरकारें बनती हैं, इसलिए जुडिशरी, सब चीजें इसलिए। और लोकतंत्र में मेरी माताएं बहनें गौर करें जरा सा, रोटी, कपड़ा, मकान, आपकी पढ़ाई, आपका इलाज, आपकी सुरक्षा और आपका रोजगार, ये 7 चीजें की गारंटी भारतीय संविधान देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सरकार देगी। मैं दोबारा बताऊं आपको, या समझ आइए मेरी बात। मैं एक और बार बताता हूं, नौजवान सुने कि आपका हक कहां डकारा गया, किसने छीन रखा है। आपका मकान, आपकी रोटी, आपका कपड़ा, आपकी पढ़ाई, आपका इलाज, आपकी सुरक्षा और आपको रोजगार कौन देगा? सरकार। इसलिए तो हम लोग वोट देते हैं कि ये लोग जाके हमारे यहाँ काम करेंगे, हमारी सड़क बनवाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनवाएंगे, अच्छे स्कूल बनवाएंगे, हमें जो सुविधाएं सरकार देती है वो देंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में बिजली आती है 7.5 रुपए यूनिट, पूरे देश में कहीं नहीं आती, उत्तर प्रदेश में आती, जरूर सोने के तारों में आ रही हो, क्योंकि पैसे तो आपको हमें देने हैं, गरीबों को। अमीरों को कहां देनी? अमीरों से कौन बिल मांग रहा है? और अमीरों के बिल तो माफ हो जाते हैं, गरीबों को ही तो दिक्कत है। तो इसलिए मुझे आपसे कहना है कि अब आपको गरीबों की सरकार बनानी पड़ेगी, और अगर आप गरीबों की सरकार बनाते हैं तो ये 7 चीजों की हम लोग गारंटी देते हैं। ये 7 चीजों के लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जो जनता चाहेगी वो होगा, वो तब होगा जब लोकतंत्र को मानने वाले और संविधान को लागू कराने वाले लोग सरकार में आएंगे। मेरी बात को दोबारा सुनो, ये भीख नहीं है, ये आपका हक है, और हक मांगने से नहीं मिलता सर, हक छीनना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपके हक दबाए गए वो आप तब छीन सकते हैं जब आप सरकार में आ जाते हैं, और सरकार में आने के लिए आपको करना क्या है ये भी जान लीजिए। भीम आर्मी के जो नौजवान यहाँ हैं, अब तक आपने आंदोलन किए हैं, तमाम तरह की तैयारियां की हैं,
अब आपको घर घर जाके लोगों को तैयार करना है, अपनी विचारधारा, अपना उद्देश्य, अपना जो है पूरा सिस्टम, अपनी पार्टी और तमाम तरह की बातें जो है उनको पहुंचानी है कि वो हमें इस एक बार मौका दें। अब आप ये सोचिए बहुत जिम्मेदारी से जो आगे नौजवान बैठे हैं, जब आप मुझे अवसर ही नहीं दोगे तो मैं क्या कर सकता हूं। भाई क्रिकेट तो खेलते हैं ना, एक टीम में एक व्यक्ति की बैटिंग ही नहीं आई तो हम उससे कैसे सवाल करें कि तुमने अच्छे रन नहीं बनाए। समझ रहे हैं ना, जिसकी बैटिंग नहीं आई वो अच्छे रन कैसे बना सकता है सर। तो हमें बैटिंग करने का मौका देंगे तो क्या लगेंगे लगातार, समझ गए हो ना। इसलिए तुम्हें सीधी भाषा में समझाना पड़ता है कि जब सरकार आपकी होगी ना तो ना तो कोई अन्याय कर पाएगा, और अन्याय करने वाला चैन से सर घर में नहीं सोएगा। कहां सोएगा? जेल में। और फिर किसी गरीब के, देखो मुझे कड़वी बात कहनी पड़ेगी, लेकिन एक दिन में 3 रेप उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, एक जिले में। ये मीडिया के लोग खड़े, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, एक दिन में 3 रेप उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले में। अब रेप कहता हूं कि 200 आप लगा लीजिए कि एक दिन में हो रहे हैं, तो एक महीने में कितने रेप हुए? 6000 रेप। समझ रहे? एक साल में कितने हुए? 72,000 रेप। 72,000 माताओं बहनों को एक साल में जो है बेइज्जती सरकार में किया गया है। आप ये बताइए ये सरकार कैसे अच्छी हो सकती है? और ये 72,000 माताएं बहनें, इनको अपमानित करने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया था। इन सरकार की सर पे जो गुंडे पल रहे हैं ना यहाँ, उन गुंडों को जिनको सरकार का समर्थन है वो ये अपमान करते हैं। ऐसे गुंडों का तो ऐसा इलाज होना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा कदम न उठा पाए। जबकि सच ये है कि उन गुंडों को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह सरकार साक्षी महाराज की तरह जेल से बाहर आने के बाद माला पहना के स्वागत करती है। इसलिए हो गए हौसले बढ़ रहे हैं और वो जम के अत्याचार कर रहे हैं। अब इस अत्याचार को जवाब देने का समय आ चुका है। नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, अब मौका आ गया आप लोगों के पास। 1 साल बाकी है। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो पूरी जिम्मेदारी से बता सकते हैं भीम आर्मी के, क्या मैंने जो वादा आपसे किया कभी वो ऐसा हुआ कि मैंने नहीं निभाया? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बिल्कुल यही नकार देना। जो मैंने वादा आपसे किया वो निभाया नहीं निभाया? क्या कभी आपके मान सम्मान को कमजोर पड़ने दिया? क्या आपके मान सम्मान को गिरवी रखा है, झुकने दिया? तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार मौका चाहता हूं इस लड़ाई को ईमानदार से लड़ने का। क्योंकि कड़वी बात यह है, ये तुम्हारे दिल को जाएगी कि जब बाबा साहब अम्बेडकर पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ रहे थे ना, तब हमारे लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे सर। जब मान्यवर काशीराम साहब पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ रहे थे ना, तब हमारे लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे। अगर साथ देते तो इस देश में जो मान्यवर काशीराम और बाबा साहब का सपना था ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का सपना था कि यहाँ गरीब समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। जिस दिन आपका प्रधानमंत्री होगा तो हर गरीब को उस आवास में, प्रधानमंत्री आवास में जाने की इजाजत मिलेगी और वहां से आपके लिए कानून बनेंगे। और जैसा मैंने कहा, मैं हर बार कहता हूं कि जिस जाति की वजह से आपको सताया जाता है वो जाति व्यवस्था जिस दिन आपका प्रधानमंत्री बनेगा, एक ही कलम से रात को 8 बजे, जैसे मोदी जी आके क्या कहते हैं, भाइयों बहनों, याद है ना आपको, 15 लाख रुपए मिलेंगे। वो तो झूठ कहते हैं, समझ रहे हो? मैं आपसे पूरी ईमानदार से कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में मूवमेंट तेज कीजिए, हम उत्तर प्रदेश की मूवमेंट को दिल्ली तक लेके जाएंगे। और रात को 8 बजे भाइयों बहनों तो नहीं आएगा, लेकिन एक मैसेज जरूर आएगा कि आज से देश में कोई जाति नहीं। समझ रहे हैं? और जहां जाति होगी ना, जाति की वजह से अत्याचार होंगे। समझ रहे हैं ना? लेकिन उससे पहले हमें अपने लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, क्या इस सरकार ने तुम्हें रोजगार दिया? क्या इस सरकार ने तुम्हें जो है अच्छा इलाज दिया? क्या सरकार ने तुम्हें अच्छी पढ़ाई दी? ये सरकार तुम्हें सब चीजें इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि अगर तुम्हारी नींव मजबूत हो जाएगी, बाबा साहब के संविधान से तुम्हें आरक्षण मिला, और आरक्षण का तुम्हें जो है चाहे पढ़ने का अधिकार हो, चाहे नौकरी का अधिकार हो, वो मिला। और उस अधिकार से मिलने के बाद आज जो लोग नौकरी में हैं, क्या उनको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है क्या? तो इस सरकार ने पिछले दरवाजे से, अकमल भाई कह रहे कि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब में निजीकरण। इन्होंने सारे सरकारी डिपार्टमेंट धीरे धीरे करके खत्म करने शुरू कर दिए। जब सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे तो आरक्षण आपको कहां से मिलेगा? जब आरक्षण नहीं होगा तो आपके बच्चे कहां से नौकरी जाएंगे? जब वो नौकरी नहीं जाएंगे तो आपके हक की बात वहां कौन करेगा? अभी जो लोग अधिकारी कर्मचारी बैठे वो आपको न्याय नहीं दे सकते, तो फिर आपको न्याय कहां से मिलेगा सर? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? कड़ी को समझो, ना आरक्षण, ना नौकरी
और जहां नौकरी नहीं, आरक्षण नहीं, तो आपकी बात कौन करेगा? और जब आपकी बात कोई नहीं करेगा तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? आपके लिए योजनाएं कहां से बनेगी? कौन आपको जो रास्ता दिखाएगा? इसलिए अब हमें उस जगह पे कब्जा करना है जहां से रास्ते बनते हैं। रास्ते कहां से बनते हैं? नीति कहां से बनती है? यही लखनऊ में आपके पास है। कौन सी जगह है आपकी? वो 5 कालिदास मार्ग, ये लखनऊ में। आपका मुख्यमंत्री होगा, फिर देखते हैं आपके काम कैसे नहीं होते। फिर हर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। बताइए कि आपको शक है इस बात में कोई? तो फिर आपके ऊपर कोई अन्याय कर पाएगा क्या? अब आपको करना ये है, मेरी 1 साल का समय, ये मौका किसी को नहीं मिलता बार बार, और एक बार जो लोग मौका चूक जाते हैं उनको दोबारा बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता है। अब आपको करना यह है कि आपको गांव-गांव जाके समाज को तैयार करना है। अब हमें ना बिकने वाला समाज दोबारा तैयार करना है। जब ना बिकने वाला समाज बन जाएगा तो ना बिकने वाले नेता अपने आप तैयार हो जाएंगे, और जब ना बिकने वाला समाज होगा वो समाज जो पैसे पे, शराब में, अभाव में, प्रभाव में, डर में अपनी वोट का दुरुपयोग नहीं करेगा, वो अपनी वोट को पूरी जिम्मेदारी से आपकी पार्टी को देगा। तो मैं लिख के देता हूं कि फिर आपको किसी के इशारे की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। फिर इशारा भी आपका होगा जब सरकार आपकी होगी, और अगर आप सरकार दूसरों की बनवाओगे तो इशारा भी उनका होगा, नीति भी उनकी होगी, नियम भी उनके होंगे। आप लोग क्या बने रहोगे? गुलाम। अब आपको तय करना है कि जिस तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रही है, तो बस मुझे बाबा साहब की वो लाइन आपको याद दिलानी कि बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब को तो मानते हैं नहीं मानते? मानते हैं नहीं मानते बाबा साहब को? जो लोग मानते हैं हाथ खड़े करें, दोनों जो बाबा साहब को मानते हैं। मीडिया के लोग नहीं मानते वो एक अलग बात है, मगर वो भी मानते हैं क्योंकि संविधान को तो चलना पड़ता है ना सर। तो मैं आपसे कह रहा था कि बाबा साहब ने बात कही थी, बहुत गंभीर बात है। प्यार करते हैं ना बाबा साहब से कि मुझे मेरे बच्चों मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा। अगर आप संविधान को सुरक्षित रखेंगे तो बाबा साहब हमारे भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब जो चाहते थे ना वही तो उन्होंने संविधान में लिखा। अब ये जो मीडिया के लोग हैं ना, मुझे इन पे भी एक बात याद आ गई कि हाथरस वाला मामला हुआ, 2 दिन मीडिया के लोगों को नहीं घुसने दिया। मैं गलत होऊंगा तो बताना भाई। तो मीडिया के लोगों ने कहा भाई ये देखो सरकार बहुत गुंडागर्दी कर रही है, मीडिया को नहीं जाने दे रही है। वो इनके ऊपर भी झूठे मुकदमे रखती है। वो जैसे इनके खिलाफ सरकार खिलाफ ये कुछ चला देते हैं ना, तो वो सीबीआई, ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले भेज देते हैं इनके यहाँ, और एक आधी FIR कर देते हैं। तो ये बेचारे डर जाते हैं। मैं पूर्ण जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो और आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। आपको भी सुरक्षित माहौल देने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस को भी सुरक्षा का माहौल देने का हम लोग करेंगे। भीम आर्मी एक सोच है, एक विचार है अन्याय के खिलाफ, अपमान के खिलाफ। भीम आर्मी की किसी जाति से लड़ाई नहीं है, किसी धर्म से लड़ाई नहीं है। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, और भारतीय संविधान में तो आर्टिकल 25-26 है, सभी को धार्मिक आजादी, सब अपने धर्म को माने, अपने उत्सव को मनाएं, अपनी पूजा पाठ करें। लेकिन हमारे लोगों को इस देश में हक अधिकार चाहिए, और वो हम छीन के लेंगे। उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये कहने के लिए मैं अम्बेडकर नगर आया हूँ बस कि आप चाहते हैं कि ये जो जुल्म जाति की जिंदगी आप जी रहे हैं, ये जो कच्चे मकान और तरह तरह की जो है बेदर्दी की जिंदगी आप जी रहे हैं, आप इससे मुक्ति चाहते हैं नहीं चाहते हैं? देखियो, मैंने बचपन में बाबा साहब की एक लाइन पढ़ी थी और उसका मेरे ऊपर असर हुआ, और वो लाइन ये थी कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि स्वाभिमान से जीना और सम्मान से जीना। अब आप तय करें कि आप सम्मान का जीवन जी पा रहे हैं, आप अपमान के जीवन से मुक्ति चाहते हैं नहीं चाहते हैं? वो तभी मिलेगी जब आप सत्ता में प्रवेश कर जाएंगे, और सत्ता में प्रवेश करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हम ही लोग तो वोट देते हैं, बहुजन समाज के लोग, और कोई वोट देता है क्या? हम ही तो देते हैं। ज्यादा वोट किसकी है? हमारी सरकार किसकी होनी चाहिए? लोकतंत्र बना पता क्यों था? लोकतंत्र इसलिए बना था कि जिसके ज्यादा वोट होंगी उसका राज आएगा और वो अपने लोगों के जीवन में बदलाव करेगा। अब वोट आपके राज किसका है? RSS और भाजपा के लोगों का। तो जब RSS भाजपा के लोगों का राज है, आज वो अपने एजेंडे को लागू नहीं करेंगे तो वो क्या आज तुम्हारा काम करेंगे? अगर आपको अपना काम करवाना है ना सर, तो अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, और आपकी सरकार होगी तो बिना कहे आपके काम होंगे। फिर आपको पछताना, रोकना, ढोकना, रोना धोना, ये सब चीजें नहीं पड़ेगी। फिर किसी बहन पे ना अत्याचार होगा, चाहे वो किसी धर्म की हो। फिर किसी बुजुर्ग का ना अपमान किया जाएगा, ना कोई किसी को घोड़ी से उतारेगा, ना कोई किसी के मुंह से काट पाएगा, ना ही कोई
जमींदार या कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब को सता पाएगा, ना कोई किसी के पैसे रख पाएगा, ना कोई किसी की जमीन छीन पाएगा, ना हमारे लोगों को मजबूरी में तुम जाके देखो भट्टा है नहीं है, और ये सारे देखना कि कौन गरीब समाज के लोग यहाँ काम करते हैं और उधार ही नहीं चुका पाते बेचारे। अब मुझे भट्टे वाले भाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे लोग भट्टे पे काम क्यों करें सर? क्या कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है कि हम ही लोग करेंगे भट्टे पे काम? हम तो भट्टा अपना बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? जिसमें दमा अपना भट्टा बना लेगा तो हम आने वाले कल में अपने लोगों को रोजगार देंगे और उनकी तमाम तरह की परेशानियों को खत्म करेंगे। उसके लिए मुझे आपका समर्थन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, अपनी माताओं बहनों का आशीर्वाद चाहिए। मैं ये तो विश्वास से कह सकता हूँ कि जितनी माताएं बहनें हैं वो तो अपने बेटे अपने भाई की तरफ है। अब नौजवानों का और बुजुर्गों का देखना है कि वो किसकी तरफ है। एक बार मैं पूछ लेता हूँ, रुक जाओ, झूठा नहीं चलेगा। ये बताओ माताएं बहनें किसके साथ है? दोनों हाथ उठा के बताओगे तो मालूम। पक्का मेरे साथ हो ना? ऐसा तो नहीं किसी की बातों बहकाओं में आके या कोई किसी लालच में आके भूल जाओगी बेटे को? पक्का? अच्छा अब आपकी बारी, किसके साथ हो बताओ? तुम दोनों हाथ मैं कह रहा हूँ दोनों हाथ उठा के रखो तभी मानूंगा। किसके साथ हो? खड़े होकर बताओ किसके साथ हो? खड़े होकर बताओ किसके साथ हो? चलो फिर एक बार बैठ जाओ। देखो ये जो प्यार है ना, आपको क्या लगता है मुझे ताकत कहां से मिलती है? आपके जोश जुनून से मुझे ताकत मिलती है और मुझे ये विश्वास मिलता है कि अभी हमारी शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग काम करेंगे। आज हम लोग यहाँ इस सीमा पे हैं हजारों की संख्या में, कल जब हमारे नौजवान गांव क्षेत्र में जाकर काम करेंगे, अपनी बात बताएंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, तो हम लोग लाखों की संख्या में हो जाएंगे। और जब वो लाखों लोग काम करेंगे आने वाले कल में तो हम करोड़ों की संख्या में हो जाएंगे। और जब हम करोड़ों की संख्या में हो जाएंगे तो भैया राज किसका आएगा? और जब आपका राज आएगा तो क्या आपको यहाँ जमीन पे बैठना पड़ेगा? तो मैं चांदी की कुर्सी लगवा दूंगा लाइन से सब लोगों के लिए, समझ रहे हो? अब एक और बात सुनो मेरी, प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा समय चाहता हूँ इस समय की लड़ाई को लड़ने के लिए। तो जब आप एकदम झुंड बना के मेरे पीछे फोटो के लिए भागते हो ना, तो मुझे लगता है कि भाई तुम्हें थोड़ा समझाना चाहिए कि जब मैं रहूंगा नहीं तो लड़ूंगा कैसे? भाई एक ही तो आदमी को किस दिन तुमने दबा लिया, पता लगा कि हार्ट अटैक ही आ गया। हमें मौका दोगे नहीं दोगे लड़ने का? तो ये अनुशासन बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ उन साथियों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और अपनी मेहनत की कमाई से पैसे दे के प्रोग्राम कराया। अरे ऐसे साथियों को, ऐसे भाइयों को, उन तमाम क्रांतिकारी साथी को हृदय गहराइयों से बारंबार अभिनंदन, उनका स्वागत कि उन लोगों का ये प्यार जो है मुझे मिल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि दुनिया में कोई वो नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले। दुनिया में वो कोई कुर्सी नहीं बनेगी जो आपका भाई झुक जाए। और मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, मैंने वहां भी कहा भी इसके निखिल जी के घर पे कि भाई मैं तुम्हें स्वाभिमान का ऐसे सीना तान के खड़ा होना सिखा रहा हूँ और तुम ऐसे झुक जाते हो। झुकते झुकते रीढ़ की हड्डी तुम्हारी ऐसी होगी है, और जब तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ऐसे हो जाएगी और तुम झुक के नीचे देखोगे तो फिर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हारे सामने क्या हो रहा है। तो सीना ऐसे तान के रखो, ये झुकना बंद कर दो। अपने बुजुर्गों के सम्मान में झुको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरे ऊपर ये उपकार करो कि मुझे पैर वैर छुआना बाबा साहब नहीं चाहते थे। मैं बाबा साहब को मानता हूँ, मुझे इस बात से घृणा है। हमारे बड़े बड़े लोग जो है पैरों की तरफ हाथ करते रहे, मैं तो आपका बेटा हूँ, अपने खून की कोई पैर छूता क्या? बताइए कैसी बात है? आज के बाद मैं भी अम्बेडकर की धरती से कह रहा हूँ कि ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, ठीक है? और एक और रिक्वेस्ट आपकी मेरी ये है भाई कि अनुशासन को मत बनाइए। एक आम आदमी में और एक आर्मी के सिपाही में क्या फर्क है? दिखता है ना दोनों फर्क। एक के अंदर अनुशासन होता है और एक जो है उसको पता ही नहीं होता क्या करना है। तो अगर भीम आर्मी के लोग अनुशासित नहीं होंगे तो फिर कौन अनुशासित होगा बताए? फिर तो मेरे ऊपर शक हो जाएगा ना कि भाई चंद्रशेखर ने कुछ समझाया नहीं, तैयार नहीं किया। तो इससे पहले मैं गलती हुई होगी आपको समझाने, आज समझा रहा हूँ। जो जहां जिसकी जिम्मेदारी लगे, समझ रहे हो ना, वो उस जिम्मेदारी पे काम करके साबित करे कि मैं इस जिम्मेदारी के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार था और मैं ये करके दिखाऊंगा। और मुझे सिर्फ 1 साल चाहिए आपका। उस 1 साल के बाद मैं आपको वो माहौल दूंगा कि आप, मैं लिख के देता हूँ कि फिर किसी गरीब को जो है सोचना नहीं पड़ेगा, सारे गरीब हमारी तरफ आ जाएंगे। उनको ये लग जाएगा कि भाई ये हमारे सबसे अच्छे और हमारी अपनी सरकार है, ठीक है? तो मैं जरा मीडिया के लोगों से बात कर लूं, आज अनुशासन बना के दिखाओ, हर व्यक्ति अपनी जगह बैठा रहेगा। मैं एक बार इनसे बात करके इनको फ्री कर दूं, फिर मैं अपनी बहनों से मैंने वादा किया था
जो मैंने वादे की मैं आपके साथ फोटो खिंचवाऊंगा, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगले आधे घंटे में आपके फोटो जरूर खिंचवाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, अगर आप अनुशासन तोड़ोगे फिर नहीं।